हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी का। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रिलेटेड एक्ट्स है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमारा जो पार्ट 1 जो वीडियो था। ओके, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है वो। तो अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके इस वीडियो में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक हम लोग देखेंगे, जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जब इंडिया थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो जाता है और तभी उन लोगों को, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन लोगों को लगता है कि नहीं, इंडियंस लोगों को भी इसमें हम लोग को शामिल करना होगा। वो लोग थोड़ा सा, देखिए, इंडियन लोग हार तो गए थे, ठीक है, लेकिन वो लोग को समझ में आ गया था कि अगर हम लोग इंडियंस लोगों को नहीं लेके चलेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, उनका वे ऑफ हैंडलिंग अ स्टेट और कंट्री एक डिफरेंट होगा। और जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, जो एक पूरा जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, उनका वे ऑफ हैंडलिंग भी डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कंपनी रूल बंद हो जाता है और पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है क्राउन रूल। यहाँ पे क्राउन रूल मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुआ, एक बड़ा ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक आ गया, आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या रूल्स होता है वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो बनाया गया था, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स को हैंडल करने के लिए, वो यहाँ पे एबॉलिश कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है। एक नया पोस्ट क्रिएट होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटेन में रहेगा, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा ब्रिटेन का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल सेटअप होगा इंडिया में। ठीक है ना। और ये जो 15 मेंबर का जो काउंसिल होगा, ये जो एक्सपेंस होगा, ये बर्न कहाँ से होगा, ऑब्वियसली इंडियन रेवेन्यू से होगा। ठीक है, तो सब कुछ उन लोगों का एवरीथिंग तो इंडियन रेवेन्यू से होता। अभी क्या और एक क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो, उसका पोस्ट जो है खत्म हो जाता है और वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता है। ठीक है ना। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहते हैं, वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइसरॉय कौन होते हैं, वो भी लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो तो रहेंगे ही, गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट था ना, तो प्रिंसली स्टेट में क्या होगा कि डायरेक्ट क्या है कि आप एक ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो। ओके, मतलब डायरेक्ट क्राउन रूल जब चल रहा है तो एक रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि क्राउन रूल चल रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्राउन मतलब एक देश दूसरे देश को चला रहा है। तो इसमें क्या है कि ये क्राउन रूल जो है, वहाँ का राजा है, वहाँ का रानी जो चला रही है, तो उनका जो एक क्या होगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा यहाँ पे, वो देखभाल करेगा टोटल। ठीक है, वो तो गवर्नर जनरल रहेगा ही, पोस्ट रहेगा ही, प्लस वो वाइसरॉय रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है, तो वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ओके नाउ, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे और पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो लॉर्ड स्टैनली थे। लॉर्ड स्टैनली थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। राइट, तो यहाँ पे अगर ग्राफिकली हम लोग देखेंगे कैसे लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, उनका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है 6 मेंबर का, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता है 4 मेंबर का, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं वो क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, पॉलिटिकल जितना भी फंक्शन होगा उसका हेड रहते हैं ये, और उनका 15 मेंबर का एडवाइजरी बॉडी एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से इतना ही। इसके बाद जो एक्ट्स देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली किस तरह से वो लोग को लगा कि देखिए, अगर इंडियंस लोगों को हम लोग लेके नहीं चलेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तब बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। तो यहीं से जो जो इंडियंस काउंसिल में जाते रहे, उन लोगों को लगा कि जो ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा हम लोगों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हमारा भले के लिए काम कर रहे हैं। तो यहीं से वो लोग, जो मॉडरेट्स का एक सेक्शन होगा ना, हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, उन लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग एजुकेशन यही लोग दे रहे हैं, यही लोग इंडिया का भलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग पिटिशंस और ये सारे में वो लोग विश्वास करेंगे, इन लोगों को एक ग्रुप बना के रखेगा ये ब्रिटिशर्स लोग कि नहीं, आप लोग मतलब सोफिस्टिकेटेड वे से आप लोग काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, फिर से रिवोल्ट ना हो जाए। इसीलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको क्या होगा, एजुकेशन भी देंगे और प्लस जाके उनको एजुकेट करेंगे और पोस्ट भी देंगे और पर्क्स भी देंगे। ठीक है, कि वो लोग उनका मतलब होके रह जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है 1861, वो हम लोग देखते हैं।
1861 का एक्ट में क्या क्या है? देखिए, इंडियंस वेर अलाउड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 मेंबर का था वो भी 12 मेंबर का बन गया, ठीक है। एक्सपेंशन अभी होना स्टार्ट हो गया। 1860 देखिए 1853 में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि रिप्रेजेंटेटिव था, है ना, जो मद्रास का, आगरा का, है ना, वो सब मतलब 6 मेंबर काउंसिल जो था उसमें से 2 मेंबर जो थे वो यूरोपियन रहेंगे, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक थे चीफ जस्टिस, एक थे जज, और बाकी जो 4 थे वो क्या थे, पटियाला के, सॉरी यहाँ पे अभी पटियाला देखेंगे। तो लास्ट हम लोग देखे थे कि जो अलग अलग टेरिटरी का जो एमपीज जैसे बोलते हैं उस तरह का मेंबर्स लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे। तो वही वाला चीज़ वहाँ पे मेंशन किया हुआ था, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली होने लगेगा। देखिए 1862 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड, अभी नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया 3 इंडियंस इन वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर वहाँ तो हुआ था, अभी और 3 मेंबर यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि वहाँ पे 6 मेंबर काउंसिल था। तो 6 में से 2 यूरोपियन था और 4 इंडियन था, अभी 12 मेंबर का हो गया, तो अभी और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड ऑलरेडी जो आगरा के किए थे, ठीक है, फिर जाके जो जो जगह का किए थे, अभी ऐड होगा बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ओके। तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। अभी ये एक चीज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियंस लोगों को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक्सपैंड हुआ, इंडियंस लोगों को वहाँ पे बैठने का अनुमति मिला, ठीक है, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेंगे, ऑफिशियल मेंबर नहीं बनेंगे। और एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, जो सेंट्रलाइज कर दिया गया था, मद्रास और बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी था वहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था 1773 का चार्टर एक्ट से, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में रहेंगे, और प्लस चार्टर एक्ट 1833 में तो इंटरनल अफेयर्स भी वो लोग कंट्रोल करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है। लेकिन अभी उसको फिर से डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो अभी वो अपना काम अपने देख सकते हैं। तो और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वहाँ पे बोला गया कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा 3 जगह के लिए। कहाँ कहाँ के लिए? देखिए, बंगाल के लिए 1862 में बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1886 में, और पंजाब 1897 में। तो ये 3 जगह में, ये एक इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, ओके। प्लस जाके वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी दे दिया गया, मतलब वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, जैसे फिनेंस हुआ, जैसे रेलवेज हुआ, सॉरी हाँ रेलवेज हुआ, तो तब तो रेलवे स्टार्ट हो गया था, तो रेलवेज हुआ, तो ये सब में देख सकते हैं, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दे दिया गया, कि वाइसरॉय जो है उसको ऑर्डिनेंस पावर दिया जाता है, और ऑर्डिनेंस जैसा अभी भी है 6 मंथ के अंदर ही उसको वैलिडिटी रहेगा। तो हम लोग ग्राफिकली अगर देखेंगे तो क्या देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम अलाउ हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड होता है, जिसमें कि ऑलरेडी जो 4 रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के थे उसके अलावा अभी और 3 नया मेंबर जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास का जो लेजिस्लेशन पावर था उसको रिस्टोर किया जाता है, और लेजिस्लेटिव पावर डिफरेंट जगह में, लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 जगह में और भी इंक्लूड किया जाता है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। तो फिर से हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको पोर्टफोलियो मिलता है, ठीक है। सेकंड जो है, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दिया जाता है। थर्ड जो है, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करने को कहा जाता है। और बॉम्बे जो प्रोविंसेस था, बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट है, देखिए, ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पोर्टफोलियो मिलता है, ऑर्डिनेंस मिलता है वाइसरॉय को, फिर डिसेंट्रलाइज हो जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाता है, 3 मेंबर ये इंक्लूड होता है, ठीक है। होप आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं 1892, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा, फिर भी हम लोग देखते हैं। चलिए, एक्सटेंशन हो गया, अभी और एक्सटेंशन का बात चल रहा है, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल और इधर का दोनों का। देखिए उस समय क्या था, 6 से 12 हुआ, अभी क्या हुआ उस समय, देखिए फर्स्ट जब हुआ था तब 6 मेंबर का काउंसिल था, सेकंड जब हुआ तब क्या हुआ कि 6 मेंबर मिनिमम और 12 मेंबर मैक्सिमम, अभी हो गया 10 मेंबर मिनिमम, 16 मेंबर मैक्सिमम, करेक्ट। नाउ अच्छा एक सेकेंड, ओके ठीक है,
नेक्स्ट जो होता है जो बजट होगा, देखिए यहाँ पे जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इंडियंस लोग जो है वो बजट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब क्या डिस्कस कर सकते हैं, अपना जो राय है वो बोल सकते हैं। अभी वो लोग मानेगा, यूरोपियन मानेगा कि नहीं मानेगा वो अलग बात है, कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, खाली डिस्कस करने का दिया। तो यही एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्ट के थ्रू इंडियंस लोगों को बजट डिस्कस करने का राइट मिला था, ओनली डिस्कस करने का। तो ये 1892, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। अभी हम लोग और देखेंगे, कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। सेकंड जो चीज़ है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात आ गया था। इलेक्शन वर्ड नहीं यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया था, लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो प्रोसेस जो चल रहा था वो इलेक्शन के थ्रू। कैसे, यहाँ पे जो बोला गया है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर को मतलब बढ़ाना है, तो बढ़ाना कहाँ पे है, सेंट्रल में भी बढ़ाना है और प्रोविंस में। तो सेंट्रल में भी देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिलर और प्रोविंस में भी है। तो सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल का जो ये जो मेंबर्स लोग को चूज़ कर रहे हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन लोगों को, वो कौन किसके कहने पे चूज़ हो रहा है, कौन बोल रहा है, नॉमिनेशन किस तरह से हो रहा है। तो नॉमिनेशन जो सेंटर में है उस वो हो रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेगा, वहाँ का जो मेंबर है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, जो सेंट्रल का जो नॉमिनेशन है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इनके थ्रू हो रहा है। और प्रोविंस में जो है गवर्नर जो कर रहे हैं प्रोविंस में, वो किनके रिकमेंडेशन से कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ज़मींदार्स और चेंबर्स, ये लोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है ना नॉमिनेशन, एक इलेक्शन टाइप का सिस्टम हो रहा है कि जो अपना बंदा है अपने एरिया से, जो भी अच्छा कुछ किया है, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग यहाँ पे सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ बनाने के लिए भेजा जा रहा है। राइट, समझ में आ गया। सेंट्रल में, सेंट्रल का जो है प्रोसेस उसको कौन कर रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपलिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार्स और चेंबर्स, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ग्राफ में कैसे देख सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 10 और मैक्सिमम 16 बता दिए किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, बजट डिस्कस करने का यहाँ पे मेजरली मिला है और ऑफिशियल मेजॉरिटी ये लोग मेंटेन कर रहा है। ये जो मेंबर्स है नॉन ऑफिशियल, ये ऑफिशियल मेंबर नहीं है, ओके, ठीक है। ये लोग खाली है ना कि रिफॉर्म बोलते थे, रिफॉर्म लाओ, रिफॉर्म देने का चक्कर में जितना भी इंडियंस हैं ये लोग क्या बोलते थे कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट, देखिए इस इतना दिन क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, तो वो लोग अपना जो है सेशंस में डिस्कस करते थे एनुअल सेशन में कि क्या क्या मांग रखना है। अब वो लोग कुछ मांग देते थे, उन लोगों को डिमांड देते थे यूरोपियन लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हाँ हाँ अभी कुछ अब तुम लोग मत करो, अभी रिफॉर्म्स आएगा, तो रिफॉर्म्स के नाम में यही रिफॉर्म देते थे, चलो बजट थोड़ा डिस्कस कर लो, नॉन ऑफिशियल मेंबर थोड़ा दे दो, उन लोगों को सांत्वना, एक सांत्वना दे के रखते थे, कंसोलेशन प्राइज दे के रखते थे, और ये लोग भी बेवकूफ़ बनते रहते थे, ठीक है। इसी तरह का ये चलते रहता था। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे, अभी जितना पॉलिटी रिलेटेड है उतना ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। यहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का बात होता है। अभी क्यों होता है उसका थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए 1905 में क्या होता है, बंगाल का डिवीजन हो जाता है ना, डिवाइड ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है ना, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ये हम लोग को सबको पता है। और इस समय का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इस समय हिंदूज एंड मुस्लिम बहुत इकट्ठे थे, बहुत यूनिटी था उस समय, ठीक है ना। ये आप लोग सब जानते थे कि जो जिस दिन बंगाल डिवाइड हुआ था उस दिन हिंदू मुस्लिम एक साथ गंगा में नहाए थे, एक साथ वो लोग जो गाना गाए थे, ठीक है ना, अमर सोनार बांग्ला, है ना, उस तरह का। तो इन ब्रिटिशर्स को, लॉर्ड कर्जन को उस समय लोगों को समझ में ही आ गया था कि ये कम्युनिटी को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तब जाके हम लोग यहाँ पे राज कर सकते हैं कुछ दिन और, है ना, क्योंकि उस समय जो रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था, ये हम लोग सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उनका दिमाग में, उन लोगों को दिमाग में चला कि ये दो कम्युनिटी को हम अगर अलग कर देते हैं तब जाके हम लोग कुछ कर सकेंगे, तभी जाके ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम से जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो उसी से आता है, ओके। यहाँ पे और इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नॉट रिलेटेड टू पॉलिटी। तो क्या 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 होता है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, फिर भी हम पूरी जो एक्ट है वो बताते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए वो और एक्सटेंड हो जाता है, 60 मेंबर्स तक आ जाता है, ठीक है ना। अब जो प्रोविंस है वहाँ ये सेंट्रल में होता है, प्रोविंस का यूनिफॉर्म नहीं रहता है। मेंबर्स अब क्या कर सकता है, कोई भी सिविल इश्यूज जो है वो वहाँ पे डिस्कस कर सकता है, खाली बजट नहीं। अब बजट जो है वो रेजोल्यूशन, बजट में अभी जो है ना ये
प्रोविंस जो है वो अपना बजट पास कर सकता है, रेजोल्यूशन कुछ दे सकता है। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 6 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। और जो ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म है यहाँ पे यही आ जाता है सबसे मेन पॉइंट जो है वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ फर्स्ट और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जो है वाइसरॉय का मतलब गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसमें ऐड होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो कौन थे, वो एसपी सिन्हा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, तो ये फर्स्ट ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और ये लोग क्या करते हैं कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और बना देते हैं, ज़मींदार के लिए अलग है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए अलग है, चेंबर्स के लिए अलग है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है। तो ये रिफॉर्म के नाम ये लोग देते हैं। क्या होता है कि बंगाल का जब पार्टीशन होता है तो बहुत सब दुखी हो जाते हैं, और वो लोग और भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है बढ़ने लगता है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे ना, वो लोग जाके अप्रोच करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, रुको रुको, अभी तुम लोग और मतलब जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को तुम लोग दबाओ, और हम यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो है रिफॉर्म लाने वाले। तो यही सब रिफॉर्म वो लोग देते थे। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं एज पर ग्राफ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ता है, एक नया मेंबर आ जाता है, कौन है, एसपी सिन्हा, फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, 60 मेंबर बन जाता है। ओके, एक और भी वाइसरॉय को मतलब गाइड करने के लिए लॉ मेंबर भी ऐड होता है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे बड़ा पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सेक्शन है वो, और ये एसपी से, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। और भी जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन लोगों के लिए भी बना दिया जाता है, चेंबर्स के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, जमींदार्स के लिए। लोग को भी बोलता है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कम्युनिटी को पूरा डिवाइड करके ही रख दिया। 1905 में आप लोग हम लोग को दिखा रहे हो ब्रिटिशर्स, अगर आप ब्रिटिशर्स हो तो हम लोग इंडियंस लोग ब्रिटिशर्स को दिखा रहे हैं हमारा कितना यूनिटी है सारे कम्युनिटी में। हम लोग समझते ही नहीं कि ये कम्युनिटी अलग है। हम लोग एज पर इंडिया देखते हैं, एज पर एक बंगाल देखते हैं, एज पर जो है वो मद्रास देखते हैं। ठीक है ना, तो पूरा बंगाल देखते हैं कि बंगाल उस समय तो खाली बंगाल बिहार उड़ीसा नहीं था, वो बांग्लादेश का जो पोर्शन था वो भी था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा टेरिटरी है, इतना बड़ा टेरिटरी हमसे संभाला नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम के हिसाब से डिवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और ये जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो एसपी सिन्हा यहाँ पे इंडियन थे वो वाला, राइट। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ 1919 का, तो देखिए अभी हर मतलब क्या है ना कि 10 साल में, फिर 10 साल में देखिए यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे मेजर पॉइंट जो है डायरकी इन प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट हो जाता है। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज किया गया कि आप अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करो। ठीक है ना, सेंट्रल अपना हिसाब से काम करेगा और प्रोविंस अपना हिसाब से काम करेगा। बोला तो जा रहा है ये, लेकिन अब प्रोविंस में क्या कर रहा है, यहाँ डुअल गवर्नमेंट लगा दिया जाता है। अभी डुअल गवर्नमेंट किस तरह से लगाता है, देखिए जो सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में प्रोविंस को बांटा जाता है। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है कि गवर्नर जो है अपना जो मिनिस्टर है, जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट बोला जाता था कि टू बी गवर्नड बाय गवर्नर्स एंड हिज मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अभी भी जैसे लोकसभा को मतलब जो टोटल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर का, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है ना, जवाबदेही करने के लिए। तो उस समय उसी तरह का है कि जो गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके ऊपर जो है वो मतलब मिनिस्टर्स लोग जो है, मतलब एमपीस लोग जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब रिजर्व सब्जेक्ट में क्या कर रहा है कि गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे तो गवर्नर और ये लोग, ये जो मिनिस्टर्स है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा ही गवर्नर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, जितना भी रिजर्व सब्जेक्ट्स है वो गवर्नर ही जो है वो देखेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। मतलब गवर्नर जो है कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी रूल कर सकते हैं, आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों क्या है ना कि
जो है वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। ओके, कि एक तरफ आप यहाँ पे एक तरफ बोल रहे हो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है, उसमें हम आपका आंसरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये डायरकी सिस्टम हो गया प्रोविंसेस में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे और क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो अपर हाउस लोअर हाउस अभी का जो सो बाई कैमरलिज्म हम लोग देख रहे हैं। तो बाई कैमरलिज्म में क्या है कि देखिए अपर हाउस एंड लोअर हाउस कर दिया गया, यहाँ पे 60 मेंबर्स का काउंसिल टाइप का बनाया, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पे 140 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है ना। अभी वाइसरॉय का जो काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, ये देखिए सेंटर का बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे है ना, ये प्रोविंस का बात कर रहे थे। तो वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, 6 में से 3 मेंबर जो होगा वो इंडियन। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया फर्दर, सिख का अलग कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियंस, फिर एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, ये अलग अलग हो गया। एक हाई कमिश्नर बनाया गया इंडिया का, जैसे एम्बेसडर होता है उसी तरह लंदन में वो बैठेगा। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ काम भी वो जो ट्रांसफर कर दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, 1926 में वो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, नाउ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट क्या बोलता है, अभी से आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड। ओके, सेंट्रल कैन इनेक्ट, मतलब क्या है ना, प्रोविंस जो है अपना बजट वो खुद बनाएगा। ओके ना। अब और एक बोलता है कि ये जो हम लोग का उन्हें 1919 का जो एक्ट बनाया है, इसको चेक करने के लिए एक अलग से कमेटी बनता है, स्टेट्यूटरी कमीशन बनता है, जो कि हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन आता है। ठीक है ना। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1919 में मेन जो पॉइंट होता है, देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे कॉन्फ्यूज मत कीजिएगा, डायरकी होता है प्रोविंस में और बाई कैमरलिज्म होता है सेंट्रल पे। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व में अच्छा पोस्ट जो सब्जेक्ट है, जो पोर्टफोलियोज है, वो रखा जाता था, जैसे रेलवेज हुआ, फिनेंस हुआ, उस तरह का सब्जेक्ट्स। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो सिविल रिलेटेड है ना, रोड्स रख दिया गया, फिर जाके एजुकेशन रख दिया गया। ठीक है ना, ये सारे चीज़ जो है, वाटर रिलेटेड, इरिगेशन, ये सारे जो चीज़ है वो सब रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जवाबदेही करेगा मिनिस्ट्री जो है, और यहाँ पे नहीं करेगा कौन, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। राइट, तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा दिन, मतलब इसी के लिए इन्होंने, मतलब जो इंडियंस लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, इसी के लिए फिर से बाद में एक्ट आता है। ओके, और साइमन कमीशन आता है ये सब चेक करने के लिए। राइट, और बाईकैमरलिज्म कहाँ पे होता है, ये सेंटर पे होता है, और वहाँ पे एक 60 मेंबर का अपर हाउस बनता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस जो है वो 140 मेंबर्स का बन जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन सा बनता है, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले था सेंटर का, वही चेंज हो जाता है, एक होता है अपर हाउस और एक हो जाता है लोअर हाउस। करेक्ट। ओके, और वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पे क्या होता है, 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो है वो 3 मेंबर जो है वो कहाँ होगा, वो इंडियंस होगा, 3 मेंबर इंडियंस होगा 6 में से। राइट, और फार्दर डिवाइड होता है, और भी कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। हाई कमिश्नर एक होता है, ये क्वेश्चन आता है, हाई कमिश्नर एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो था वो होप आप लोग को समझ में आ गया है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। नेक्स्ट जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिएगा कि जो साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन को रिटर्न कर देता है, क्योंकि जो है ना, सारे जो साइमन कमीशन का जो मेंबर्स थे वो इंडियंस नहीं थे, सारे जो थे वो गोरे थे। ठीक है ना, वो वाइट्स थे। तो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म हो रहा, हमारे इंडिया के लिए आप एक भी इंडियंस को आप ऐड नहीं करते हो, इसीलिए उनको रिटर्न करते हैं, और वहाँ पे लाला लाजपत राय को जैसे साइमन कमीशन के टाइम में चोट लग जाता है। ये सारा कहानी हम आप लोग को हिस्ट्री में समझाएंगे। अभी नेक्स्ट जो एक्ट है 1935 का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा जो चीज़ लिया गया है, तो वो हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, उसको क्या पहला जो चीज़ है, ऑल इंडिया फेडरेशन एक्सेप्ट किया जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब क्या है कि जितना भी स्टेट्स है प्लस प्रिंसली स्टेट है, उसको भी मिलाया जाता है। लेकिन ये होता नहीं है ऑल इंडिया फेडरेशन, क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी भी वो ज्वाइन नहीं करता। क्यों करेगा, देखिए कोई अपना घर, अपना जगह का वो राजा है, अपना टेरिटरी का राजा, वो तो कभी बोलेगा नहीं ना कि एक गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अंडर में हम रहेंगे। तो ये कभी आया ही नहीं। ठीक है, बाद में इसी के लिए बहुत सारा 500 करीब प्रिंसली स्टेट था, और जाके बहुत दिक्कत हुआ। ओके, वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है वो सारे प्रिंसली स्टेट को एक जगह में ले आने का। ठीक है ना, वो हम लोग
नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लिस्ट जो है वो डिवाइड कर दिया गया। इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। एक तो ये अभी फेडरेशन को मतलब क्या किस हिसाब से किया गया, सब्जेक्ट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दिया। सेंट्रल जो है वो अपना हिसाब से काम करेगा, उस सेंट्रल को दे दिया गया 59 सब्जेक्ट्स। प्रोविंस जो है उसको कितना सब्जेक्ट मिला, 54 सब्जेक्ट में काम करेगा, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो 36 सब्जेक्ट, ओके। और बाकी जो रेसिडरी जो होगा वो वाइसरॉय के पास ही रहेगा, ठीक है ना। नाउ अभी डायरकी जो प्रोविंस में था उसको एबोलिश कर दिया गया, ओके। प्रोविंस में 1919 में जो डायरकी लगाया गया था, मतलब वो एक्टिव जो हुआ था, इफेक्ट जो हुआ था, जो इफेक्ट हुआ था 1919 में, उसको हटा दिया गया। और प्रोविंस में क्या हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, ठीक है। प्रोविंस अपने हिसाब से लिबर्टी मिल गया कामों को। तो ये ऑटोनॉमी कब से लागू हुआ, 37 से, 1937 से। 35 में तो एक्ट आया ही है, इंप्लीमेंट होते होते 1937। और डीएक्टिवेट हो जाता है 1939 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिया को फेडरेशन एक्सेप्ट किया जाता है और डायरकी प्रोविंस में जो है एबोलिश होता है। डायरकी इफेक्टेड जो हुआ था 1919 में, उसको एबोलिश कर दिया जाता है। प्रोविंस में ऑटोनॉमी मिल जाता है 37 में, और डीएक्टिव हो जाता है कब, 1939 में। अभी ये हो गया प्रोविंस का बात। सेंट्रल में क्या होता है, सेंटर में ये जो डायरकी का सिस्टम जो प्रोविंस में था, ये सेंटर में फिर से डायरकी का सिस्टम लागू कर दिया जाता है। फेडरल में क्या करता है, सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पे आता है। लेकिन सेंटर में ये कॉन्सेप्ट तो लाया जाता है लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट होता नहीं है, ओके। नाउ बाइकैमरलिज्म और भी जगह में, और भी जो प्रोविंस है और अलग अलग टेरिटरी है वहाँ पे लाया जाता है, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, ठीक है। और यूनाइटेड प्रोविंस जो यूपी का पार्ट है। तो वह 11 जो प्रोविंस था उसमें से 6 जगह में क्या हुआ, बाइकैमरलिज्म लाया जाता है। फर्दर सेपरेट इलेक्टोरेट और भी दिया जाता है डिप्रेस क्लास के लिए, विमेन के लिए और लेबर्स लोगों के लिए, ठीक है। 10% पॉपुलेशन जो है उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, ओके। फिर जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो पहले से था, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे बात चलता है, ठीक है ना, इस्टेब्लिश करने का यह आता है, ओके। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों इम्प्लीमेंट करने का कहा जाता है। प्लस आरबीआई इस्टेब्लिश होता है, और सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1937 में, ये दोनों 1937 में इम्प्लीमेंट होता है। तो यही था, देखिए 1935 का ऐसे देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रिंसली स्टेट ये नहीं होता, लेकिन अभी भी अब बोल सकते हैं जिस तरह से कि सेंटर अपने हिसाब से काम करती है, उनका अलग सब्जेक्ट्स है। प्रोविंशियल अभी स्टेट भी अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। कॉन्करेंट अभी भी बहुत दोनों के पास है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं डायरकी प्रोविंस में हटा दिया जाता है और अपने हिसाब से ऑटोनॉमी अभी जैसा है वैसे ही ऑटोनॉमी काम कर रहा है, ठीक है ना। सेंटर में जो है वो डायरकी सिस्टम लाया जाता है तो वो कभी इंप्लीमेंट होता नहीं है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म अभी भी बहुत सारे जगह में है, ठीक है ना। जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस बिहार में भी है, तो वो वैसा है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस क्लास तो अभी भी जो है, जो रिजर्वेशन सिस्टम में आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। ओबीसी एंड बैकवर्ड कास्ट इनके लिए सब अलग से है, देख सकते हैं। 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिलता है, तो फिर वोटिंग राइट भी मिल जाता है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन अभी जो जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस जो जॉइंट होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी हो जाता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। प्लस आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो देख रहे हैं टोटल जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी का जो पार्लियामेंट चल रहा है हमारा, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत सारा चीज़ मैक्सिमम जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो उसको ब्लूप्रिंट इसीलिए बोला जाता है, राइट। नाउ इसके बाद क्या होता है, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया था 1947 को कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हो जाएगा मैक्स टू मैक्स 30 जून 1948 के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद माउंटबेटन आते हैं और माउंटबेटन प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, डिवीजन का, ओके। इंडिया पाकिस्तान का होता है, फिर प्रोविजन हो जाता है 2 सेपरेट डोमिनियन बनेगा। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में नहीं बता रही हूँ, जितना जरूरत उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि सारा हिस्ट्री पढ़ना है आपको अलग में, मॉडर्न में, ओके। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है 15 अगस्त 1947 को, और मतलब एम्पावर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया जाता है कि 2 अलग फ्रेमवर्क बनाए, 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंडिया
तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो 2 सेपरेट डोमिनियन बनेगा, ठीक है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को मिल जाता है जो इंडिपेंडेंस मिलता है 1947 का 15 अगस्त को। एम्पावर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने के लिए, ठीक है ना। 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इंडिया का और पाकिस्तान का। तो वो हम लोग अलग से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रिंसली स्टेट को मतलब राइट्स दिया जाता है कि वो फ्री है, अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकता है या फिर कोई भी दोनों में से एक डोमिनियन को वो चूज़ कर सकता है, इंडिया या पाकिस्तान, ठीक है। और जो है जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, नहीं बनता है नया कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो लोग फॉलो कर सकता है और अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुड टिल मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो लोग इसको मान सकता है एज अ पार्लियामेंट, ओके, और अपना हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा कि कब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कब उस समय कौन थे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्लेमेंट एटली थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था 20 फेब 1947 को कि ब्रिटिश का रूल जो है वो एंड होगा इंडिया में। कब तक? 30 जून 1948। 2 डिफरेंट जो है वो डोमिनियन बनेगा, ओके। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है 15 अगस्त 1947 को। 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, प्रिंसली स्टेट को मिलेगा मतलब फ्री है, वो लोग किसी को भी ज्वाइन कर सकता है या फिर अपने हिसाब से रह सकता है, रिमेन इंडिपेंडेंट, या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल हमारा नया जो संविधान बनता है तब तक, और इस एक्ट में जो है आप लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और अपना फ्रेंड से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।